हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। ये कूलाम का नियम था वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का आज ये तीसरा लेक्चर है। आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने पिछले दो वीडियो नहीं देखे, दो लेक्चर नहीं देखे, पहले आप उनको देख लें ताकि आपको आज की क्लास समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। आज हम चर्चा करेंगे स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना से। कूलाम के नियम के अनुसार जो फॉर्मूला होता है, तो आवेशों के बीच जो बल होता है F इक्वल टू होता है 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई R²। ये कूलाम बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके अनुसार अगर मैं इसको Fe लिख दूं और इसको Fg लिख दूं गुरुत्वाकर्षण बल को, ये होता था कैपिटल G m1 m2 बाई R²। ठीक है, जहां R दूरी है, अगर कूलाम बल है तो आवेशों के बीच की दूरी है, और गुरुत्वाकर्षण बल है तो द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले तुलना करना, तो तुलना में हमें दोनों बातें बतानी है, क्या समानता है और क्या असमानता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं समानताओं की। समानताओं की यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम कूलाम बल की बात करें तो इसमें भी नीचे R² है, यानी कि F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, और गुरुत्वाकर्षण बल में भी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R²। मतलब दोनों में ये नियम लागू होता है। इसको कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो पहला बात हमें इसमें यही पता चला कि जो दोनों आवेश हैं, यानी दोनों जो बल हैं वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। दूसरा क्या मिल रहा है भाई, चाहे कूलाम बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, दोनों के दोनों बल निर्वात में भी काम करते हैं, यानी कि दोनों बल निर्वात में भी क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, तीसरी समानता क्या है, तीसरी समानता है दोनों बल संरक्षी बल। अर्थात संरक्षी बल का मतलब होता है ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, रास्ते पर निर्भर नहीं करता। मतलब भाई क्या है, देखो संरक्षी बल होने का अर्थ ये होता है कि जो बल होगा उसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। आगे पढ़ाएंगे, इसको आगे बताएंगे, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। ठीक है, जिसे आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। ठीक है, और अगर हम किसी फोर्स को इस तरह से लिख सकें कि जो फोर्स है उसको नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकें, जबकि एनर्जी जो हो, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन का फंक्शन हो, तो फिर कहते हैं कि जो वो बल है वो कैसा, संरक्षी बल है। ठीक है, दूसरे शब्दों में सिंपल सी बात ये कहें कि जैसे कि एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, A से B तक जाने में किया गया कार्य, कोई भी कार्य करने में A से B तक अगर कोई कार्य किया जा रहा है, अगर इसमें कार्य W1 हो और दूसरा रास्ता अगर हम चूज करें इसमें कार्य W2 हो, तो ये W1 और W2 आपस में बराबर होंगे, रास्ते पर निर्भर नहीं करता इनके द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, यहाँ पर W1 और W2 अगर बराबर हो जाए तो इस केस में कहते हैं कि जो जिस बल द्वारा कार्य किया गया है वो संरक्षी बल है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे वैद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, दोनों के दोनों कैसे हैं, संरक्षी बल है। संरक्षी बल है अर्थात इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ओके, तीसरा पॉइंट, दोनों बल जो होते हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब दो आवेश है, तो एक पर जो बल लगेगा उसके जस्ट विपरीत दिशा में उतना ही बल लगेगा। ठीक है, चाहे द्रव्यमान हो चाहे आवेश हो, दोनों पर जो बल लगता है वो याद रखिएगा कि एक आवेश पर जो बल लगेगा उतना ही बल दूसरे आवेश पर भी लगेगा, बस अर्थ दिशा विपरीत होगी। सेम टू सेम गुरुत्वाकर्षण बल में भी यही होता है। ओके, इसके अलावा आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो इनकी समानता में है, दोनों बल केंद्रीय बल हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। मतलब कि दोनों बल जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका कहीं सेंटर होगा। जैसे एक द्रव्यमान हम यहाँ पर ले ले m1 और दूसरा द्रव्यमान यहाँ पर ले ले m2, इनके बीच जो बल लगता है वो इस तरह से कार्य करता है।
मतलब ऐसा लग रहा है बीच में कहीं पर इनका सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये M1 M2 अलग अलग द्रव्यमान है, ये अलग ना होकर के एक होंगे, जिसको सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों फोर्सेस जो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे कूलाम बल हो, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, यानी इनका कहीं ना कहीं एक सेंटर दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये थी दोनों में समानताएं। नाउ अब हम बात करें कि आखिर इनमें असमानताएं क्या। असमानताओं में पहला पॉइंट, जो स्थिर वैद्युत बल होता है आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल हो सकता है। हमने पढ़ा है समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। तो वैद्युत बल जो होता है यानी कूलाम बल जो होता है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जब भी हमने पढ़ा वो सदैव कैसा रहा है, आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि गुरुत्वाकर्षण बल का कारक अर्थात द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है, जबकि जो स्थिर वैद्युत बल का कारक है अर्थात आवेश वो दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, दूसरा क्या समानता है, देखो स्थिर वैद्युत बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आप अगर देखो ध्यान से तो यहां पर जो हमने फॉर्मूला स्थिर वैद्युत बल का लिखा है, इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में आप देख सकते हो ये के आ रहा है। के क्या बताता है, माध्यम का परावैद्युतांक। अलग अलग माध्यम के लिए के का मान अलग अलग होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो बल है के पर निर्भर कर रहा है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो इसमें नियतांक है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो कैपिटल जी है, जिसको सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, मतलब उसका मान कभी भी बदलने वाला नहीं। ठीक है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो सिंपल शब्द में ये कहते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, दो आवेशित कणों के बीच जो स्थिर वैद्युत बल होता है उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल होता है। ये आप पहले ही समझ चुके हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए। जैसे मैंने बताया था, एक कंघी को अगर आप बालों के साथ रगड़ते हो तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि कागज पर गुरुत्वाकर्षण बल अगर देखा जाए तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कम पड़ा तभी तो वहां पर कागज उस कंघी की तरफ या पेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। मतलब वहां क्या पता चल रहा है कि वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होता है। ओके, ठीक है, अब इसको हम देख सकते हैं, एक चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी बात है कि जो वैद्युत बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कहीं ज्यादा प्रबल है। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए। दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को पहले यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां पर है। इनके बीच की जो भी दूरी हो, ठीक है, दूरी निश्चित दूरी होगी, जो भी मानना चाहो मान लो। चलो मैं दूरी ले लेता हूं r, इनके बीच की दूरी है r। इसका द्रव्यमान है me और इसका भी द्रव्यमान me है। तो सबसे पहले इनके बीच निकाला जाए कि कूलाम बल आखिर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल जिसे कहते हो। कूलाम बल Fe से लिखा जाता है, ये क्या हो जाता है 9 × 10⁻⁹, याद है ना, 1/4πε0 की वैल्यू। हमने मान लिया कि इनके बीच जो माध्यम है एयर है या निर्वात है। Q1 Q2 बटे r², तो Q1 भी E है और Q2 भी E है, तो क्या हो जाएगा E² बटे इनके बीच की दूरी r², ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालें तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल को एफ जी से लिखते हैं। एफ जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 यानी me इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11। आपने कक्षा 11 में पढ़ा था इस बात को। एम ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब इसको अगर मैं समीकरण 1 मानूं और इसको समीकरण नंबर 2 मानूं, तो समीकरण 1 और 2 को आपस में भाग करते हैं, देखते हैं। एफ ई बाई एफ जी कैलकुलेट करो, क्या मिलेगा। एफ ई का मान देखो 9 गुणे 10 का घात 9 ई स्क्वायर, और नीचे यहां पर क्या बचेगा 6.6 गुणे 10 का घात -11 और एम ई स्क्वायर। दोनों के आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, दोनों में आर स्क्वायर है। अब सबका मान रखा जाए, मान रखेंगे तो क्या होगा, आपको याद है E बराबर होता था 1.6 गुणे 10 का घात -19 कूलम, और Me यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 का घात -31 किलोग्राम। ये मान रखा जाए तो क्या बनता है, देखते हैं मान रखकर। एफ ई बाई एफ जी इक्वल टू 9 गुणे 10 का घात 9, और ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 का घात -19 इसका होल स्क्वायर बटे में 6.6 गुणे 10 का घात -11, और यहाँ एम ई का मान 9.1 गुणे 10 का घात -31 इसका भी होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करें इसका, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 1.6 है, 1.6 का स्क्वायर कर लो, 256 हो जाएगा, 256, यानी कि ऊपर हो जाएगा 9 गुणे 256 यानी 2.56, नीचे 9.1 और 6.6, देखो 9.1 का पहले होल स्क्वायर करेंगे और उसको हम फिर 6.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले यहां मैं लिख लेता हूं 6.6 इंटू 9.1 इंटू 9.1 कितना हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से 9, अगर अप्रॉक्स को 9 ही ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा 81। ठीक है, अप्रॉक्स में अगर 9 इसको लिया जाए 9.1 को तो 81 के अप्रॉक्स आ जाएगा। इंटू 10 पावर की बात करें, देखो ऊपर हो जाएगा 19 दूना 38, 38 में से यहाँ पर ये प्लस का 9 है, 38 में 9 यानी कि कितना हो जाएगा 21, हाँ सॉरी 21 नहीं 29, और नीचे देखिए कितना हो गया, यहाँ 10 का घात -11 है और 31 दूना 62, 62 और 10 72, 1 73, यानी 10 का घात -73 हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं इसको, 9 से इसको काट दें, 9 9 81 हो जाएगा, तो 2.56 और यहाँ पर 9 छक 54 और 9 छक 54 और 5 59, एक अंक बाद 10 का घात -73 है और ये 29, यानी कि 73 में से 29 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6 में 4, 6 में 2 घटेगा 4, 44, 10 का घात 44 पे। ओके, 9 आगे। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, देखो ये 59.4 है और वो ऊपर है 2.56, तो अप्रॉक्स अगर जरा सा दिमाग लगाओ तो ये आपके पास नीचे 60 के आसपास और ऊपर है 2.56, तो यहाँ 60 है और यहाँ पर तो देखोगे तो ये जब आएगा तो कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा।
अगर आप करना चाहो तो एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो कि चलो इसको मैं नीचे 60 मान लेता हूँ 59.4 और ऊपर जो है वो 2.56 है, तो इसको अगर चाहो तो लगभग 3 मान लो, समझने के लिए है बस। बहरहाल कैलकुलेशन तो करोगे तो अलग बात होगी। तो यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो 30 हो जाएगा, अभी कुछ होने वाला नहीं, 0 लगाओगे तो 300 हो जाएगा, तो यानी 5, यानी कि आपके पास अप्रॉक्स में बहरहाल 0.05 से थोड़ा कम ही रहेगा, 0.05 अप्रॉक्स की बात है, इंटू 10 पावर 44। ठीक है, समझ में आ रहा। अब इसको और अच्छे से अगर लिखा जाए तो ये इसको अप्रॉक्स में आप क्या लिख सकते हो, कैलकुलेशन एग्जैक्ट करिएगा, मैं केवल अप्रॉक्स कर रहा हूं। तो ये अप्रॉक्स में आपके पास 10 पावर 43 के बराबर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जब आप सही से इसको डिवाइड करोगे तो फिर थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ जैसे 59.4 है और 2.56 है, जब सही से आप डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको पता चलेगा। 0.4 समथिंग ये बनेगा। तो ये लगभग आप यहाँ पर क्या पता कर सकते हो कि Fe/Fg जो है वो 10 पावर 43 के अप्रॉक्स आ रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10 पावर 43 यानी 10 का घात 43 गुना होता है दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का। ओके, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करके देखा कि जो स्थिर वैद्युत बल है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गुरुत्वाकर्षण बल। इसी तरह से अगर आप यहां पर कैलकुलेशन करते हो दो प्रोटॉनों के बीच, ठीक है, ऐसे आप अगर निकालोगे दो प्रोटॉनों के बीच, दो प्रोटॉनों के बीच अगर आप कैलकुलेशन करते हो Fe/Fg की, तो ये 10 पावर 36 आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच अगर निकालते हो, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच, इसे कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा। एक प्रोटॉन के बीच अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसका भी, तो Fe/Fg जो होगा वो 10 पावर 39 के अप्रॉक्स में आने वाला। ठीक है, कुल मिला के कहना ये है कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर लें। देखो, कूलाम के नियम के अनुसार जो F होता है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर हम कांस्टेंट के साथ लिखें तो फिर क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें विशेष रूप से अगर कोई ग्राफ आपसे पूछे तो यहाँ क्या पता चल रहा है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है K के, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। तो इनके बीच आप ग्राफ खींचना जरूर सीख लीजिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास एक मिनट, ये हमने एक एक्सिस खींच लिया और एक इस तरह से एक्सिस खींच लिया। ठीक है, तो अगर आप इधर दिखा लेते हो मान लो फोर्स बल और इधर दिखाते हो के, तो फोर्स और बल देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह से बनाएंगे। समझ में आया। इसी तरह से अगर आप ग्राफ खींचते हो F और R के बीच तो भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं F और ये Q1 Q2 के बीच अगर ग्राफ खींचे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ सीधा बनता है इस तरह से, और दूसरा भी आर स्क्वायर है तो उसका भी नीचे इस तरह से आप बनाकर दिखा सकते हो। ठीक है, कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफ ड्रा करो F और
आर स्क्वायर के बीच यानी आर के बीच, एफ और आर के बीच, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी इसी तरह से ग्राफ। तो ये ग्राफ भी याद रखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इस तरह से कर्व बनता है, ठीक है, हाइपरबोला के फॉर्म में, ठीक है, ये हाइपरबोलिक होता है, ये हाइपरबोला फॉर्म में बन रहा है इस तरह से। चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कूलाम नियम पर आधारित है। क्वेश्चन कह रहा है यदि E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता तथा कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को, तो E स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट GM स्क्वायर का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप क्या करो, आप सभी का विमीय सूत्र लिख दो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सबको याद हो। एप्सिलॉन नॉट है, कैपिटल G है, इनका विमीय सूत्र जब ज्ञात होगा तभी तो कर पाओगे। तो ज्ञात अगर है तब उनके लिए तो बड़ी आसान होगा, ठीक है। देखो हमको पता है E जो है आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हमने पढ़ा है, कहां से, इस फार्मूले से निकाला था, F इक्वल टू क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट जब निकालते हो तो क्या होता है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में यहाँ पर सॉरी एप्सिलॉन नॉट तो निकल गया, यहाँ पर F R स्क्वायर हो जाता। तो 4 पाई का तो कोई डायमेंशन बनता ही नहीं है, Q1 Q2 हो जाएंगे AT यानी A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएंगे, और F जो है MLT पावर -2 होता है, और R स्क्वायर है तो यहाँ L स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप सबको कंबाइन करते हो तो क्या बनता है, मैं पहले निकाल चुका हूं, बहरहाल एक बार फिर से निकाल देता हूं, A स्क्वायर T स्क्वायर बाई F का हो जाएगा MLT पावर -2, और ये हो जाएगा L स्क्वायर। सबको कंबाइन करते हैं तो ये बनता है M पावर -1, L पावर -3, T पावर 4 और A स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। अब क्या बचता है भाई, कैपिटल G की बात करें। कैपिटल G कहां से आता है, तो ये आता है F बराबर कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर। यहां से कैपिटल G निकालेंगे तो बन जाएगा कितना, F R स्क्वायर बट्टे में M1 M2, ये तो बनेगा। तो यहां से अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, F का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MLT पावर -2, R स्क्वायर का हो जाएगा L स्क्वायर, और नीचे M1 M2 यानी कि M स्क्वायर। सबको कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो M स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्क्वायर हटेगा यानी M पावर -1 हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा एंड T पावर -2, ठीक है। ये बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपिटल G। अब M का तो पता ही है, कैपिटल M होता 9 E स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल G M स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखा जाए, E स्क्वायर है ऊपर तो ये बन जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है M पावर -1, L पावर -3, T पावर 4 A स्क्वायर। इसके बाद कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है कितना, M पावर -1 L क्यूब T पावर -2, और इसके बाद क्या बचा, M स्क्वायर यानी कि यहां पर कैपिटल M स्क्वायर। ठीक, 9। अब देखो इन सबको एक साथ कंबाइन करें तो क्या बनता है, M पावर -1 M पावर -1 यानी M पावर -2 और यहाँ M पावर +2 है तो बन जाएगा M पावर 0। L का पावर देखो, L पावर -3 और यहाँ L पावर +3 यानी L पावर भी कितना हो गया 0। T का पावर देखिए,
टी पावर नीचे है 4 और यहाँ -2 यानी कि टी पावर 2 और ऊपर भी टी पावर 2 है यानी कि टी पावर 0। इसके बाद ए की बात करें, ऊपर है a पावर 2 और नीचे भी है a पावर 2 यानी a पावर क्या हो गया 0। तो कुल मिला के सभी पर पावर 0, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, विमाहीन यानी कि डायमेंशन लेस। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये क्वांटिटी कैसा है, डायमेंशन लेस है, विमाहीन राशि है। समझ में आ गया, उम्मीद है। ठीक है, दूसरा मेथड भी है इसके लिए, आप सेकंड मेथड भी फॉलो कर सकते हो, वो और आसान होगा आपके लिए। ठीक है, कैसे आसान होगा भाई, देखो सेकंड मेथड के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ले लो। देखो अगर आप Fe/Fg निकालते हो तो क्या बनेगा, Fe का मतलब हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है खाली, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब E² हो जाएगा, E²/r²। और Fg का मतलब कैपिटल G m²/r²। r² कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, Fe/Fg इक्वल टू, ऊपर तो हो जाएगा E², 4π तो उसका कोई डायमेंशन है नहीं, बहरहाल लिख लेता हूं, 4π को लिखा और इसके बाद ε0 कैपिटल G m², ये बनेगा। अब क्या करिए, दोनों साइड डायमेंशन लिख लीजिए, Fe/Fg। जब डायमेंशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, इधर 4π का कोई डायमेंशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन बचेगा E²/πε0 कैपिटल G m²। पाई नहीं है, सॉरी पाई का तो डायमेंशन होता नहीं है, केवल इतना, इसी के बराबर बनेगा। और इसी का आपको डायमेंशन बताना, इधर Fe/Fg दोनों के दोनों बल हैं और बल के डायमेंशन को डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, डायमेंशन लेस, विमाहीन। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों तो फोर्स हैं, mLT पावर -2 ऊपर भी नीचे भी mLT पावर -2, तो कुल मिला के m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। अरे भाई इसका डायमेंशन जब लिखोगे तो क्या बनेगा, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। ठीक, मतलब डायमेंशन लेस। ठीक, से देखते हैं क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन कह रहा है, निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। अच्छा भाई, दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, ये है बिंदु आवेश, एक है Q1 और एक है ये Q2, इनके बीच की दूरी 1 मीटर। तो अब इनके बीच न्यूनतम बल बताना, तो पहले बल तो निकाल लो। F इक्वल टू क्या होता है, F बराबर होता है 9 × 10⁹ निर्वात है ना, Q1 Q2 बटे में 1 का स्क्वायर। तो कुल मिला के F आपके पास क्या है, 9 × 10⁹ Q1 Q2। अब आपको क्या बताना, न्यूनतम बल F मिनिमम, तो F मिनिमम कब होगा, 9 × 10⁹ और यहाँ पर वेरिएबल के रूप में कौन है, चर राशियों के रूप में Q1 Q2 है, तो इनके भी मान मिनिमम होने चाहिए, Q1 मिनिमम और Q2 मिनिमम, ये तो होना चाहिए न्यूनतम, यानी कि 9 × 10⁹। अब देखो भाई, चार्ज का सबसे कम मान क्या हो सकता है, फंडामेंटल चार्ज हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है, यानी E × E हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 9 × 10⁹
और ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 का घात -19, 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर कर लो। ठीक, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो। 16 ने देखो यहाँ पर 256 हो जाएगा, यानी 9 गुणे 2.56 और 10 का घात इधर 9 है, 19 दूना 38, यानी कि 38 में 9 घटेगा तो 29 हो जाएगा, 10 का घात -29 न्यूटन। इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 छक 54, 9 पचे 45 और 5 50 और 9 दूनी 18 और 5 23, 23.04 गुणे 10 का घात -29 न्यूटन। इसी को आप लिख सकते हो 2.304, 10 का घात यहाँ पर एक अंक हटा यानी कि 10 का घात -28। ये न्यूनतम बल होगा दो आवेशों के बीच जो 1 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये बताना था इसमें कि आवेश का सबसे कम मान कौन होता है, मूल आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। चलिए ये सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ 6 पड़ा, जो भी नंबर हो 6 नंबर से मतलब। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं ध्यान से, क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि दो एक समान विलगित चालक गोले ए तथा बी एक दूसरे से डी दूरी पर रखें। डी का मान बताया गया कि चालक के आकार की तुलना में काफी बड़ा। ये सिर्फ इस बात को बताता है कि आप चालक पर जो आवेश है उसको बिंदु आवेश मान सकते हो। ठीक है, गोले ए पर प्लस क्यू आवेश है, जबकि गोला बी उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं। तो गोलों के बीच कितना वैद्युत बल कार्यरत है। ठीक है, दूसरा केस बताना है। अब यदि गोलों को क्षणिक रूप से एक पतले तार द्वारा जोड़कर तार हटा दिया जाए, तब तार में से होकर कितना आवेश स्थानांतरित होगा। तार हटाने के बाद गोलों के बीच कितना वैद्युत बल कार्यरत होगा। तीसरा पार्ट बताना। अब यदि गोले ए को एक पतले तार द्वारा भू संपर्कित कर दिया जाए, तार हटा दिया जाए, तो गोलों के बीच कितना वैद्युत बल कार्यरत होगा। कई चीजें हैं इसमें, डायग्राम भी बना है, देख सकते हो। तो सबसे पहले इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर 0 आवेश है। तो पार्ट ए की बात करें, अगर इसका ए पार्ट की बात करें, आपसे बताना है आपको इस पर कि बल कितना लगेगा इनके बीच। तो जो बल होगा दोनों गोलों के बीच बल F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेशों का गुणनफल Q गुणे इस पर आवेश कितना है 0। यहां पर प्रेरण नहीं हो सकता क्योंकि दूरी ज्यादा है। ठीक है, और दूरी इनके बीच है d²। तो कुछ भी 0 से चाहे जो मल्टीप्लाई करो कितना आता है 0, यानी कि इनके बीच कार्यरत बल कितना हो गया 0। ठीक है, गोलों के बीच बल कितना आ गया 0। ए पार्ट तो पूरा हुआ, बी पार्ट पर आ जाए। बी पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर अब क्या किया जाए, इन गोलों को, जो दोनों गोले थे, ये एक गोला और ये दूसरा गोला, इसको एक तार के द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक है, इस पर आवेश था प्लस का Q इस तरह से, और इस पर कोई आवेश नहीं था, ये A है और ये B। तो जब आपने तार के द्वारा जोड़ दिया तो आवेश इधर से इधर स्थानांतरित होगा, चालन विधि आपने पढ़ा था। तो इससे आवेश निकलेगा, ठीक है, और इस पर स्थानांतरित होगा। कितना आवेश स्थानांतरित होगा, ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए, क्योंकि सेम धातु के हैं और इसके अलावा इनका साइज भी सेम है। इसलिए यहाँ पर जितना आवेश इस पर रहेगा उतने आवेश इस पर भी आ जाएगा। ये मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते समय। तो यहाँ पर जैसे ही तार हटाने के बाद आवेश कितना हो जाएगा, तार हटाने पर तार जैसे हटेगा, ये एक गोला है और ये दूसरा गोला है P, A, B।
अब इसमें चालन के द्वारा इस पर भी आवेश रहेगा और इस पर भी सेम आवेश आ जाएगा, सेम प्रकृति का। कितना कितना आवेश होगा, तो इस पर आवेश होगा 0 प्लस Q/2 और इस पर भी इतने आवेश बनेगा 0 प्लस Q/2। मतलब इस पर आवेश हो गया Q/2 और इस पर भी आवेश हो गया Q/2, सेम प्रकृति का आवेश। ठीक है, तो सेम प्रकृति का आवेश इस तरह से आ गया। अब पूछा यह है कि बताओ तार में से होकर कितना आवेश स्थानांतरित होगा, तो तार में से होकर जो आवेश स्थानांतरित होगा वो -Q/2, क्योंकि पहले से देखो इस पर बड़े गोले पर कितना आवेश था, पहले वाले गोले पर यहाँ पर Q आवेश था। अब इसमें से आवेश निकलकर इसमें आ गया तो कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, तो तार से होकर इसका आधा आवेश निकल गया, यानी कि तार से -Q/2 आवेश स्थानांतरित होगा। आवेश A से B पर स्थानांतरित होगा, स्थानांतरित होगा। समझ में आया? ओके, नाउ कह रहा कि तार हटाने के बाद अब इन पर बल कितना बनेगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो अब बल कितना हो जाएगा, बल निकालने का फॉर्मूला वही चलेगा, F बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ या 1/4πε0 लगा लो, 1/4πε0। आवेश कितना हो गया Q/2 इंटू Q/2 अपॉन में दूरी वही है t², यानी कि देखो 2 और 2 का गुणा 4, 4 चौक 16, यानी 1/16πε0 Q²/t²। ये बन गया अब गोलों के बीच बल। ठीक है, समझ में आया? तीसरा पार्ट अब आ जाए, कह रहा है कि अब गोले A को पतले तार द्वारा भू संपर्कित कर तार को हटा दिया जाए तो गोलों के बीच कितना वैद्युत बल कार्यरत होगा। इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे केस में क्या होता है, ये है अपना गोला A और इधर है अपना गोला दूसरा वाला P। ठीक है, दोनों पर आवेश जो आ गए हैं कितना है Q/2 और Q/2। ठीक है, प्लस का। तो अब इस गोले A को कह रहा है कि भू संपर्कित कर दो। तो जैसे ही पृथ्वी से जोड़ते हैं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इसके धनावेश को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब जैसे इस तार को हटाओगे तो हटाने के बाद क्या बचेगा, जो गोला A है इस पर आवेश हो जाएगा 0। ठीक है, आवेश QA कितना हो जाएगा 0 और इस पर आवेश है आपके पास कितना Q/2। समझ में आ रहा? अब इनके बीच बल कितना हो जाएगा, ये C पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर। इनके बीच अब बल कैलकुलेट करना है, तो बल आप समझ गए कितना होगा। बल इनके बीच F = हो जाएगा 1/4πε0। पहला आवेश 0, दूसरा आवेश है Q/2 भाई दूरी है t², तो 1 0 है तो 0 हो, यानी अब इनके बीच कितना बल हो गया 0। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा क्या था कि एक समान विलगित चालक गोले हैं A और B और एक दूसरे से D दूरी पर रखे हुए थे और A का जो आकार है इन चालकों का उनके कंपैरिजन में D बहुत ज्यादा। ठीक है, A पर आवेश +Q और B पर कोई आवेश नहीं था। तो पहले इन दोनों के बीच बल निकालना था, तो बल आ गया 0। अब दोनों को एक पतले तार द्वारा जोड़ देंगे तो चालन की घटना होगी। चालन की घटना से क्या होगा कि दोनों पर आवेश वितरित हो जाएगा बराबर बराबर, क्योंकि समान आकार के हैं। अब दोनों पर आवेश Q/2 हो जाएगा। तो तार से कितना आवेश B पर चला गया, तो -Q/2 आवेश तार यानी गोले A से B पर चला गया। ठीक है, अब F बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला रख लो, और ये आ गया 1/4πε0 Q²/t²। ठीक है, नाउ अब कह रहा है कि
गोले ए को भू संपर्कित करा दो तो भू संपर्कित पृथ्वी से जोड़ दिया तो गोले ए पर आवेश 0 बन जाएगा और बी पर आवेश q/2 ही रहेगा। तो फिर से बल निकाल लिया और बल कितना हो गया 0। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसे सवाल कभी भी आए आपके पास तो आराम से आप कर सकते हो। आपको याद रहना चाहिए कि जब चालन प्रक्रिया होती है, आवेश उत्पन्न करने के 3 तरीके थे। कौन कौन से? घर्षण, चालन और प्रेरण। ठीक है, घर्षण में केवल और केवल किसमें होता है? अचालकों में हो सकता है। और जो दूसरा पार्ट आपके पास है चालन, चालन में क्या होता है? चालकों को, एक चालक को दूसरे आवेशित चालक से कनेक्ट करते हैं तो आवेश अधिक यानी अधिक आवेश वाले से कम आवेश वाले की तरफ स्थानांतरित होता है जब तक कि दोनों संतुलन में ना आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। कह रहा है क्वेश्चन, एक आवेश q को 2 भागों में किस प्रकार विभाजित करें कि उन्हें निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच अधिकतम प्रतिकर्षण बल लगे। अच्छा भाई, एक आवेश है q, उसको आपको 2 भागों में विभाजित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना विभाजित भाग पर आवेश स्मॉल q है। ठीक है, तो जब आपका गोला यानी आवेश विभाजित हो गया इस तरह से और इनके बीच निश्चित दूरी मान लेते हैं a दूरी है इनके बीच, इस पर जो इधर जो आवेश है कैपिटल Q था, कैपिटल Q से ये कम हो जाएगा स्मॉल q और इस पर आवेश कितना आ गया? स्मॉल q आ गया। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसी से निकाल के दूसरा बनाए हैं। अब इनके बीच बल निकाल लो तो बल कितना हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इंटू स्मॉल q बटे में पूरी a स्क्वायर। ओके, इसको आप चाहो तो पूरा कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर ऐसे रखो और ऊपर हो जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस का स्मॉल q स्क्वायर। ओके, अब यहां पर बताना है उनके बीच अधिकतम बल लगे। तो अधिकतम या न्यूनतम बल होने के लिए कंडीशन होता है, अधिकतम बल के लिए अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करते, देखो a जो है कांस्टेंट है केवल, यहाँ पर कैपिटल Q भी फिक्स है, पहले से बता रखा, केवल वेरिएबल के रूप में कौन है? स्मॉल q, यानी dF/d स्मॉल q इक्वल टू 0। ठीक, मान रख लेते हैं, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। अधिकतम या न्यूनतम के लिए डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं तो d/dq ऑफ F का मान है कैपिटल Q स्मॉल q माइनस q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इक्वल टू 0। ओके, अब इसका अवकलन भाई कर लो। देखो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कुल मिला के अवकलन क्या बनेगा भाई? जब देखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर कांस्टेंट है, यहाँ पर कैपिटल Q कांस्टेंट है, स्मॉल q का अवकलन 1 हो जाएगा, q गुणे 1 और q स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2q इक्वल टू 0, यानी कि q माइनस 2q इक्वल टू 0। तो स्मॉल q निकालोगे तो कैपिटल Q/2। समझ में आया? यानी कि हम कैसे विभाजित करेंगे? दोनों को आधा आधा कर दें। अगर हम q को आधा आधा यानी q/2 अलग अलग कर दे तो उनके बीच जो बल होगा वो अधिकतम लगेगा। समझ में आ रहा? बढ़िया सवाल है, एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।